प्रिय मित्रों, आज हम सभी के लिए यह शुभ अवसर है कि इस सुरक्षित शनिवार की मार्गदर्शिका के आधार पर शाला सुरक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने हेतु आयोजित प्रशिक्षण हो रहा है। इस प्रशिक्षण में आप सभी प्रतिभागियों का नमन एवं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यह राज्य बहु आपदाओं के लिए काफ़ी संवेदनशील माना गया है। यहाँ पर समय समय के हिसाब से विभिन्न प्रकार की आपदाएं भविष्य में संभावना है और पूर्व में होती रही हैं। जैसा कि आप पिछले सालों में देखा होगा आपने कि कहीं पर आग लगी की घटना, कहीं पे बाढ़ की घटना, कहीं पे सड़क दुर्घटनाएं, कहीं पर सर्पदंश की घटनाएं, कहीं पर रोड की घटनाएं, कहीं पे विद्यालय के बच्चों के साथ घटनाएं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हम अपने पहले के सालों में देखे हैं। उन्हीं के आधार पे छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिल करके और रॉस इंडिया के तकनीकी सहयोग से आपके पूरे प्रदेश में शाला सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इस शाला सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने बच्चों को घर से घर तक की सुरक्षा की बात कही है और विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उन सारे खतरों को जानने का प्रयास किया है। तो आइए पुनः आप सभी को नमस्कार, और मैं आप सभी को लिए चलता हूँ। एक बार देखते हैं हम लोग कि हमारे प्रदेश में कौन कौन सी आपदाएं हैं और उन आपदाओं के आने के कारण क्या हैं, और उन आपदाओं के कारण होने वाले जोखिमों का बच्चों के ऊपर, विद्यालय परिवार के ऊपर, साथ साथ पूरे समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है। इन विषयों को देखते हुए फिर उन जोखिमों को कम करने के लिए क्या कारगर उपाय किए जा सकते हैं, आज ये सब हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले सालों से, कि बाढ़ की आपदाएं आ रही हैं। बाढ़ के चलते कुछ जिले प्रभावित हो रहे हैं। उन जिलों में बाढ़ के कारण जो लोगों का जनजीवन है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। पुनः मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि इस बाढ़ के कारण जो हमारा पूरा आजीविका का साधन है वो प्रभावित हो रहा है, बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं, और जो विद्यालय है वो प्रभावित हो रहे हैं। जो बच्चों की नियमित शिक्षा है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, कहीं न कहीं इस बाढ़ के कारण प्रभावित होता है। खासतौर से आप यह भी देखे होंगे कि वैसे विद्यालय जो नदियों के किनारे हैं या जहाँ से थोड़ी दूरी पे नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे जल जमाव का क्षेत्र है, वैसे विद्यालयों में खास तौर से बच्चों का जो लगातार 3 महीने का जो पठन पाठन है वो प्रभावित होता है बाढ़ के दिन में और बरसात के दिनों में। वैसे परिस्थितियों में आपने यह भी देखा होगा कि बच्चे अपने गांव से विद्यालय आने में काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं, और कई एक बार तो ऐसी भी घटनाएं आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे विद्यालय आ ही नहीं पाते हैं, या आते हैं तो किसी अपने बड़े बुजुर्ग सगे संबंधियों के साथ आते हैं, नावों के सहारे आते हैं, पानी में जोखिम उठा करके आते हैं, और इन कारणों से बच्चों का जो खतरा है वो पानी में डूब करके या तो जान जा सकती है या तो उनके लिए एक समस्या पैदा हो सकती है। तो आप देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे बच्चे इन सब समस्याओं से प्रभावित होते रहते हैं। बाढ़ को देखें तो इसका जो मुख्य समय है लगभग 3 महीने का होता है। अब जून से ले लीजिए, जून के मध्य से, और जून के मध्य हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मध्य तक देख लीजिए, ये चांस रहते हैं। इसमें हैवी
वर्षा की संभावना रहती है। तो कुछ जो ये महीने हैं हमारे, ये बाढ़ के लिए संवेदनशील माने गए हैं, और इन संवेदनशील महीनों में बाढ़ के कारण बच्चों का जो आवागमन है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है, पूरा विद्यालय परिवार प्रभावित होता है हमारा। आपने ये भी देखा होगा कि अगर पानी का जल जमाव विद्यालयों में बहुत दिनों तक हो गया तो फिर बच्चे जो हैं और जो विद्यालय का बिल्डिंग है वो बच्चों के पढ़ाई के लायक नहीं होता, वो टूट जाता है, बह जाता है, कई एक बार आंशिक या पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब विद्यालय प्रबंधन को उसके निर्माण कराने के लिए बहुत दिन लगते हैं, और जब तक वो निर्माण नहीं हो जाता तब तक वहाँ के जो बच्चे होते हैं तो किसी दूसरी क्लास के साथ अटैच किए जाते हैं या फिर कहीं खुले में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो जो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं यह भी कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए बाधित होती हैं, और आपदा का सीधा सीधा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। हम यह बात करें कि जो इनके परिवार जो आजीविका के साधन खत्म होते हैं, खेती के साधन, इनकी खेती डूबती है, इनके जो जानवर हैं वो बहते हैं, इनके जो घर हैं वो टूटते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसका भी असर बच्चों के घर में कोई समस्या हो जाए तो फिर बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं से वह बात जरूर होती है कि हमारे घर में घटना घटी है, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर बच्चे अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकी लोगों से कट जाते हैं, अपने आप में थोड़ा सा उनको इनफीरियोरिटी आता है। इन सब चीज़ों के कारण बच्चों की पढ़ाई, एक तरह हम ये कहें शिक्षा, स्वास्थ्य का बच्चों के ऊपर पड़ता है, और बच्चे एक तरह से अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं बाकी बच्चों से, और कहीं ना कहीं पूरे जीवन बच्चे इस आपदा के कारण अपने आप को पीछे महसूस करते हैं। अगर हम दूसरे तरह की आपदा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आग की जो दुर्घटनाएं हैं वो भी काफ़ी देखने को मिली हैं। अग्निकांड के कारण जो बच्चे हैं, अग्निकांड के कारण भी बच्चों का मनोस्थिति खराब होती है। परिवार में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बच्चे विद्यालय से 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के लिए वंचित हो जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो कारण है इसके आग लगने के, खास तौर से आप जानते हैं कि अपना जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, ये जंगलों का प्रदेश है। जंगलों में लोग लकड़ियां काट के रखते हैं, और असावधानी के कारण किसी ने कुछ चना भूनने के लिए, गेहूं भूनने के लिए, आलू भूनने का इस्तेमाल करते हैं, और असावधानी के कारण वो आग किसी तरह से अगर दूसरे हिस्से में फैल गई तो फिर इसके कारण वो बड़ी आग दुर्घटना के रूप में सामने आती है, और अनजाने में लोगों से बहुत बड़ी घटना हो जाती है। आपने देखा होगा कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जंगलों के अंदर होती है, और जंगलों के अंदर जो रहने वाले परिवार हैं उनके लिए काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब चूंकि उनका पूरा जीवन बसर चलता है जंगलों में, और वहाँ पे उनका घर प्रभावित हो गया। घर प्रभावित होने के साथ साथ आसपास के जो उनके जानवर हैं, खेती हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारे प्रभावित होते हैं, और इस प्रभाव का जो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है वो बच्चों पे मिलता है। बच्चे मानसिक रूप से इस चीज़ को भुला नहीं पाते हैं, इन घटनाओं को, और कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई बाधित होती है, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो यह तो हो गई गाँवों की बात कि गाँवों में अगर आग की दुर्घटनाएं होती हैं तब बच्चों का असर इस तरह से, इसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। यदि आग की घटनाएं विद्यालयों में हो जाती हैं तो अगर क्लास रूम चल का टाइम है, पढ़ाई चल रही है अगर, तो वहाँ पर बच्चों को वहाँ से निकालना एक अपने आप में बहुत चुनौती होती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, कहीं घटना हो गई, तो फिर अगर घटना हो गई तो उस स्थिति में बच्चों को निकालने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएंगे, बच्चे निकल के कहाँ आएंगे, बच्चों को कौन निकालेगा, वो कौन सी अलार्मिंग घंटी होगी जिसके बजने के बाद बच्चों के अंदर जागरूकता होगी और फिर बच्चे बाहर निकलना शुरू करेंगे।
किस सीक्वेंस में निकलना शुरू करेंगे और कहाँ पर एकत्र होंगे। तो ये चीज़ें विद्यालय में तय नहीं होती हैं, जिसके कारण बच्चों में अफरा तफरी मचती है और कई एक बार यह भी देखा गया है कि बच्चे उस आग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और उससे उनका जान जोखिम में पड़ जाता है। यदि विद्यालय परिवार अपने यहाँ बहु आपदाओं से बचाव के लिए निष्क्रमण योजना तैयार किया हुआ है, यदि उस निष्क्रमण योजना के तहत बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हों, तब तो यह समझिए कि वहाँ मॉक ड्रिल अगर हो रहा हो तो जान जोखिम का खतरा बहुत कम है। ऐसा देखा गया है कि वैसे विद्यालय जहाँ पर कि बच्चों ने मॉक ड्रिल और अभ्यास किया हुआ है और आग की दुर्घटनाएं हुई हैं, वहाँ पे बच्चे काफ़ी सुरक्षित उन विद्यालयों से बाहर निकल गए हैं और काफ़ी जान जोखिम होने से काफ़ी सुरक्षा मिली है। अगर आग की दुर्घटनाएं आप लोग देखते होंगे कि विद्यालय है और विद्यालय के बगल में खेत है और जंगल है, वहाँ पे अगर आग की दुर्घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर भी किसी न किसी रूप में बच्चों के ऊपर खतरा रहता है, बच्चों के मनोस्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, विद्यालय परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और आप पूरे अगर एक साइकिल के रूप में अगर इसको देखना चाहेंगे तो यह पाएंगे कि यह जो दुर्घटनाएं हैं ये असावधानी के कारण ज़्यादातर होती हैं। जैसे कि कोई सिगरेट जला के कहीं फेंक दिया है, कोई आलू भून रहे हैं और खाने के लिए और फिर आग वैसे ही छोड़ दिया, कोई व्यक्ति खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के समय में असावधानी बरत लिए, कोई खेतों में चना भून रहे हैं और फिर वो वहाँ पर चना को खाने के बाद फिर आग को वैसे ही छोड़ के चले गए बिना बुझाए, और फिर वहाँ पे कोई दूसरे बच्चे पहुँच गए या फिर आंधी या हवा उठ गई, तो उसके कारण ये सब प्रभाव पड़ते हैं। और इसका अगर दूरगामी परिणाम देखेंगे तो एक बड़े मास लेवल के रूप में प्रभाव पड़ता है, जिससे 100, 200, 300, 400 घर प्रभावित होते हैं। और उस प्रभाव का असर बच्चों पे पड़ता है कि बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं घरों में, और बच्चे मानसिक रूप से हर समय अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं, सहमा हुआ महसूस करते हैं। तो इन घटनाओं का भी, आग दुर्घटना का भी असर बच्चों के ऊपर काफ़ी पड़ता है। अगर हम बात करें अपने छत्तीसगढ़ राज्य की, तो यहाँ जो अधिकांश जिले हैं वो जंगली क्षेत्रों में यहाँ के जो आबादी है निवास करती है और जंगल के घने क्षेत्र हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 12 महीने सर्पदंश की घटनाएं काफ़ी देखने को मिली हैं। और ये जो सर्पदंश की घटनाएं हैं ये क्यों होती हैं? सर्पदंश की घटनाएं अब जंगल में हैं और जो विषैले जानवर हैं ये जानवर जंगल में रहते हैं। असावधानी के कारण लोग असावधानी के चलते जब ध्यान नहीं देते हैं कि हम घास के अंधेरे में जा रहे हैं, जंगल के अंधेरे में जा रहे हैं और हमारे पैर के नीचे या पैर के दाहिने या बाएं तरफ क्या है वो पता नहीं चलता है, और जिसके कारण सांप पैर से दबते हैं। ज़्यादातर दबने की स्थिति में ही सांप किसी व्यक्ति को काटने का काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब साफ सफाई नहीं होती है रास्ते की तो नहीं दिख पाता है और फिर सांप के दबने के कारण काटते हैं। अब काटने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग, अधिकांश व्यक्ति काटने के तुरंत बाद कहीं न कहीं किसी न किसी सोखा और ओझा के पास चले जाते हैं। सोखा ओझा जो कि झाड़ फूंक करते हैं, अंधविश्वास का गांव में बहुत बड़ा चलन है। तो अब सोखा ओझा के पास जाने के बाद लोग वहाँ बहुमूल्य जो समय है जिसमें कि उस व्यक्ति को बचाया जा सकता था, वो समय सोखा ओझा के पास देते हैं। और जब अंतिम परिस्थिति आती है, जब व्यक्ति के पूरे शरीर में विष का फैलाव हो जाता है और व्यक्ति बेहोश होने लगता है, मुंह से गाज निकलने लगता है, वैसी परिस्थितियों में फिर वहाँ से डॉक्टर के पास जाने का प्लान करते हैं, फिर जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाने के बाद ज़्यादातर केसों में यह देखा गया है कि डॉक्टर कहते हैं
कि अगर थोड़ा पहले आए होते तो आसानी से बचाया जा सकता था। अब थोड़ी सी और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसमें 1-2%, 3% लोगों की डेथ भी होती है। तो ये डेथ इस कारण से होती है कि जो डॉक्टर के पास जाने का समय है, वो सर्पदंश के तुरंत बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुरंत डॉक्टर के पास निकल जाना चाहिए। लेकिन उस बहुमूल्य समय लोग सोखा और ओझा के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यह भी एक बड़ी समस्या है कि लोग इनके झांसे में नहीं आए, इनके बहकावे में किसी के नहीं आए। अब समाज में लोग पढ़ लिख रहे हैं, तकनीकी चीज़ों को समझ रहे हैं, बारीकियों को समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो ही कोई दुर्घटनाएं होती हैं सर्पदंश की, तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाने की व्यवस्था करें। अब बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों के ऊपर प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चे जब अगर अपने घर से चलते हैं और विद्यालय आते हैं, और वहाँ पे विद्यालय आने के क्रम में दोनों तरफ रास्ते के जंगल हैं, उन जंगलों में पढ़ते हुए बच्चे विद्यालय के लिए आते हैं, और वहाँ पे साफ नहीं है, रास्ते की सफाई नहीं हुई है, घास फूस उगा है, जंगल है, तो दिखाई नहीं देता है कई एक बार, और बच्चों के पैर के नीचे सांप दब जाते हैं, जिसके कारण फिर काटते हैं, और वैसी परिस्थितियों में बच्चों के ऊपर खतरा उत्पन्न होता है। बच्चे और फिर बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर केस में देखते हैं कि झड़वाने का काम करते हैं, बच्चों के ऊपर जान जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आवश्यक है कि जो इस तरह के ओझा और सोखा हैं उनको चिन्हित करें। चिन्हित करने के बाद उनको सरकार के व्यवस्था से यह कहें, सुनिश्चित करें भैया आप इसको रोक के नहीं रखें, किसी भी मरीज को आप जितना से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास भेजें। और एक उपाय ये हो सकता है कि वैसे जगह जहाँ पे कि ज़्यादा झाड़ी है, जहाँ पे सांप काटने की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ पे या तो उस गांव के व्यक्ति या विद्यालय प्रबंधन किसी व्यक्ति को डिप्यूट कर दे, ताकि वो कम से कम निगरानी कर सके कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, और जितना जल्दी से जल्दी अगर घटनाएं घटती हैं तो उसको डॉक्टर के पास भेजा जा सके। फिर वैसे रास्तों की सफाई करना, ये सब कुछ उपाय हैं जिसको करने के बाद जो बच्चे हैं उनके जोखिमों को कम किया जा सकता है। तो इसी तरह के विभिन्न आपदाएं हैं, और उन आपदाओं को ध्यान में रखते हुए ही हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया। इस मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्यालय समुदाय जैसे बच्चे, शिक्षक व अभिभावकों में आपदाओं के जोखिमों को पहचान व उनके कुप्रभावों को कम करने हेतु समझ व क्षमता विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है कि विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को नियमित शिक्षण प्रक्रिया में समाहित कर बच्चों में आपदा प्रबंधन की प्रवृत्ति विकसित करना। तीसरा उद्देश्य है विद्यालय परिसर का आपदा जोखिमों जैसे संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक जोखिमों से सुरक्षित रखना। इसी प्रकार बच्चों के माध्यम से राज्य में आपदाओं से सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना, यानी बच्चे विद्यालय में आए और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करें, शामिल हों उसमें, जिससे कि आपदाओं से सुरक्षा की पूरे राज्य में एक संस्कृति विकसित हो सके। अगला उद्देश्य है कि विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम मूलतः गतिविधि उन्मुख या ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी ओरिएंटेड कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को न केवल जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, बल्कि उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाने का प्रयास भी करना है, ताकि यह कार्यक्रम आपदाओं की रोकथाम, विशेषकर आपदा पूर्व तैयारी एवं उसके प्रभावों को कम करने में मदद मिल सके। तो ये उद्देश्य है जिससे कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जो छत्तीसगढ़ सरकार है ये सोच रही है, और इस कार्यक्रम को ही यूनिसेफ छत्तीसगढ़ एवं रॉस इंडिया के तकनीकी सहयोग से
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विद्यालयों में इसे संचालित किया जा रहा है। तो सरकार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो विद्यालय परिवार हैं वो कैसे बहु आपदाओं से सुरक्षित रह सकेंगे और विद्यालय किस तरह से एक सुरक्षित स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा, ताकि किसी प्रकार की भी बहु आपदा उस विद्यालय में भविष्य में होती है तो उसका कम से कम पर या तो एकदम शून्य असर हो उस विद्यालय में, खासतौर से विद्यालय परिवार और बच्चों के ऊपर। और अगर हम अगले आपदा के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में ठनका का भी प्रकोप पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। ठनका खासतौर से जो बरसात के मौसमों में हम लोगों ने सभी ने देखा है, अत्यधिक बरसात के टाइम में भी हम लोगों ने देखा है कि ठनका काफ़ी पड़ा है और उस ठनका के चलते बच्चे खास तौर से जब घरों से और विद्यालय के बीच में कहीं फंस जाते हैं और बड़े पेड़ों की शरण लेते हैं या तो कहीं ऐसे असुरक्षित मकानों की शरण लेते हैं और ठनका गिरता है, उसमें बच्चों के जान जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? तो ऐसे परिस्थितियों में हम यह कर सकते हैं कि जब विद्यालय का की छुट्टी हो रही है तो कम से कम जब मौसम हम देख लें कि अगर बारिश का मौसम या ठनका का मौसम हो रहा है उस समय बच्चों को अपने विद्यालय में रोकें, जब तक कि हमें यह आभास नहीं हो जाता है कि अब ठनका का मौसम नहीं दिख रहा है, ठनका गिरने की संभावना नहीं दिख रही। तो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा अपने विद्यालय में और फिर बच्चों को इसके लिए जागरूक करना है। बच्चों के परिवार के जो मुखिया हैं, जो सदस्य हैं, उनको जागरूक करना है कि जब बच्चे घर से विद्यालय के लिए निकलते हैं तो यही पालन बच्चों के परिवार के लोग भी करें, उनके माता पिता भी करें, ताकि ऐसी परिस्थितियों में बच्चे कहीं भी न फंसे। आप सबने सुना होगा कि जब बच्चे विद्यालय के लिए निकलते हैं, बारिश का मौसम है, ठनका गिर रहा है और बच्चे निकल गए, अगर कोई बच्चा ठनका से प्रभावित हो गया, किसी का जान जोखिम में पड़ गया, उसको सुनने के बाद आपने देखा हो कि आसपास के जो बच्चे हैं, जो उसके क्लासरूम के बच्चे हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उसके अंदर एक तरह से सदमा टाइप का समा जाता है। वो डर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चलते रहता है कि हमारे दोस्त के साथ, हमारे मित्र के साथ, हमारे सहपाठी के साथ इस तरह की घटना हो गई है और वो व्याकुल रहते हैं 10, 15, 20 दिन तक अगले, और उनको कहीं भी मन नहीं लगता है, वो चैन से रह नहीं पाते हैं। उनकी जो पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह का जो प्रभाव है तो बच्चों का जो शिक्षा है, जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, जो भविष्य में उन्होंने विकास के लिए सोचा है कि हम क्या देखना चाहते हैं, ये प्रभावित होता है। और इस प्रभाव के कारण हम लोग देखेंगे कि उनका परिवार भी काफ़ी विचलित होता है, कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो इन आपदाओं का जो असर है वो उनके परिवार पे पड़ता है और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बच्चे, माता पिता, उनके पड़ोसी, पूरा गांव, समाज, तो सबके ऊपर किसी न किसी रूप में इसका असर देखने को मिलता है। तो इसमें मुख्य रूप से वही दो सावधानियां हैं। एक सावधानी तो यह है कि ऐसे मौसम में बच्चों को निकलने ही न दें घर से बाहर। विद्यालय से अगर छुट्टी हो रही है तो भी जो शिक्षक बंधु हैं इसको ध्यान में रख सकते हैं और थोड़ा सा मौसम जब नॉर्मल हो, जब यह आभास हो जाए कि अब ठनका नहीं गिरेगा, तब विद्यालय की छुट्टी करें। दूसरा यह कि जब बच्चे वैसे मौसम में घर से निकलते हैं विद्यालय के लिए तो उनको भी यह देखना है, गार्जियन को भी यह देखना है कि हमारे बच्चे ऐसी स्थितियों में घर से बाहर नहीं निकले जब तक कि संतुष्ट न हो जाए कि ठनका गिरने का समय खत्म हो गया है। हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो कई एक बार हमने देखा है कि नाव की जो दुर्घटनाएं हैं वो भी काफ़ी हो रही हैं और लगभग वो बढ़ रही हैं, खासतौर से उन गांवों के लोगों के लिए जहाँ पे कि नदियाँ जहाँ से निकलती हैं और
लोगों का जो जीवन यापन है पूरी तरह से नावों और नदियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो गांव नदियों के किनारे हैं और विद्यालय नदी के दूसरी तरफ है, तो बच्चों को नाव के माध्यम से ही ज़्यादातर स्कूल में जाना पड़ता है। और नाव पे ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो अनट्रेंड ड्राइवर्स है, जो अप्रशिक्षित चालक हैं या जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो चालक के रूप में नावों का संचालन करते हैं। और नाव पे अत्यधिक जो लोड क्षमता है, वो उससे ज़्यादा लोग नावों पे लादते हैं। एक तरह से यह भी देखेंगे कि नावों पे कई तरह के, जैसे आदमी भी बैठते हैं, जानवर भी बैठते हैं, मोटरसाइकिल भी लाते हैं, उस पे साइकिल भी लाते हैं, बकरियां भी लाते हैं, लकड़ी भी लाते हैं। और नावों पे एक तरह से आप यह देख सकते हैं कि कई तरह के जो प्राणी हैं वो बैठते हैं, और एक दूसरे से काफ़ी तालमेल नहीं होने के कारण और क्षमता से ज़्यादा लदान होने के कारण नाव दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एक बार जो अनट्रेंड चालक हैं, अनट्रेंड चालक को पानी के बारे में पता नहीं होता है, गहराई के बारे में पता नहीं होता है, नाव को किस दिशा में किन परिस्थितियों में मोड़ना है ये पता नहीं होता है, और तेज धारा में या जो चकों वाला पानी है उसमें उनकी नावें चली जाती हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। तो ये कुछ कारण है। आप देखेंगे कि जो नाव संचालन नियमावली है उसके अंतर्गत एक लोड लाइन होती है। वो लोड लाइन इसलिए बनाई जाती है कि उस लोड लाइन को पानी टच नहीं करे, वो सुरक्षित हो। यानी उससे ज़्यादा अगर लदान क्षमता लोग रखते हैं, उससे ज़्यादा अगर उस पर सवारी लादते हैं या वजन लादते हैं, तो फिर नाव दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और आपने यह भी देखा होगा, हम लोग भी देखे हैं कि जब नाव किनारे आती है, उतरने की बहुत जल्दी होती है लोगों को। फटाफट लोग दौड़ के कूदना शुरू करते हैं दूसरी तरफ नाव से जमीन पे। और उस परिस्थिति में ये होता है कि सबका जो झुकाव होता है नाव के एक ही दिशा में हो जाता है। अब नाव के एक ही दिशा में झुकाव हो जाने के कारण नावें पलट जाती हैं। तो आप यह भी देखेंगे कि वैसी परिस्थितियों में भी जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, और जो अकुशल तैराक हैं वो होते हैं, वो लोग ज़्यादा जोखिम में पड़ते हैं और कई बार उनकी डूबने से मौतें भी होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो नाव है और जो विद्यालय है और जो नदियां हैं और वहाँ का जो गांव है, तो एक परस्पर एक दूसरे पे निर्भरता है। बच्चों का नाव के ऊपर, नाव नदी में ही चलेगी, विद्यालय में गुरुजी लोग आएंगे, शिक्षक आएंगे, नाव के सहारे ही आएंगे। तो इन सब सावधानियों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ताकि कहीं न कहीं हम नाव की दुर्घटनाओं को रोक सकें, इससे होने वाले नुकसान को रोक सकें, और बच्चों सहित विद्यालय, परिवार व वहाँ के समाज को सुरक्षित बना सकें। आप देखेंगे इस प्रकार से जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य को तय किए हैं, उसी तरह से केंद्र ने, यानी भारत सरकार ने राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति बनाई है। उस नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित करने हेतु प्रभावी, समावेशी व समग्र उपाय किए जाएं। यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे किसी भी हालत में असुरक्षित न रहें, और इसी के लिए चाहे वो बच्चे विद्यालय में हो, चाहे बच्चे अपने घर में जा रहे हों, लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद्यालय की है कि भाई बच्चे विद्यालय में आपदाओं से सुरक्षित रहें, और इसके लिए जो प्रभावी उपाय है वो करना ही करना है, उसे अपनाना ही अपनाना है।
दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा अन्य हितभागियों, खास तौर पर राज्य स्तर से प्रखंड स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों की विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा पूर्व तैयारियों के प्रति जागरूकता, क्षमता, कौशल एवं व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना है। यानी कि जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और अन्य हितभागी जैसे एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग, स्वास्थ्य विभाग, वहाँ पे प्रखंड कार्यालय, प्रखंड कर्मी, ये सब लोग, जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान आदि सहित सभी जो ये पदाधिकारी, कर्मचारी और अन्य हितभागी हैं, उनकी भी आपदा पूर्व तैयारियों के प्रति जागरूकता बढ़ानी है, उनका क्षमता बढ़ाना है, उनका कौशल बढ़ाना है और उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है आपदाओं से बचाव के बारे में, उसको भी लगातार बढ़ाना है ताकि जो जोखिम है वो कम से कमतर हो सके। अगला अगर बिंदु हम देखते हैं राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति की, तो बच्चों को केंद्रित कर विद्यालय स्थानीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य योजना का सूत्रण एवं क्रियान्वयन करेंगे। यानी कि जो बच्चे फोकस हो कि बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, उसको केंद्र में रख करके एक तो विद्यालय और दूसरा जो स्थानीय वहाँ का समाज है, वहाँ का समुदाय है, वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाएंगे और फिर उस योजना को क्रियान्वित करने का काम करेंगे ताकि वहाँ पे उस विद्यालय में और वहाँ समाज में किसी भी प्रकार की आपदा न हो, और यदि कोई आपदा होती है तो जो उसका जोखिम है, जो उसका रिस्क है, वो न्यूनतम हो या हो ही नहीं। इस तरह के कार्यक्रम करने हैं वहाँ पे। विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न आयामों को विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के बाल सुरक्षा नीतियों से संबंध किया जाए। भारत सरकार, राज्य सरकारें कई तरह के बाल सुरक्षा नीतियाँ चला रही हैं, कई तरह के प्राविधान किए गए हैं बच्चों की सुरक्षा संरक्षा के लिए, तो उसको भी कहीं ना कहीं से लिंक करके और शाला सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़ करके उसको और चलाने की बात कही गई है ताकि कोई अलग से प्रोविज़न की बात नहीं हो। ऑलरेडी जो रनिंग प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम के साथ इसको भी, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को भी चलाया जाए और बच्चों की सुरक्षा संरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। तो इसके लिए ही आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है, यूनिसेफ है और रॉस इंडिया है, ये मिल करके कुल 48 तरह की आपदाएं हैं और 48 तरह की आपदाओं को पूरे एक साल में 48 सप्ताह में बांटा है और प्रत्येक सप्ताह में किसी न किसी आपदा के ऊपर चर्चा की गई। इस सुरक्षित शनिवार के अनुसार 48 आपदाओं के बारे में 48 सप्ताह में किसी एक आपदा के बारे में एक सप्ताह, फिर दूसरे में दूसरी आपदा के बारे में क्या करें क्या नहीं करें से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। उसको अपने विद्यालयों में सुनिश्चित करवाना है। प्रत्येक शनिवार को जो लंच समय है उसके बाद इन्हीं गतिविधियों में से उस समय सारणी के हिसाब से उस संबंधित आपदा के बारे में बच्चों को क्या करें क्या नहीं के बारे में सिखाना है। और सिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मॉक ड्रिल करवाना, क्विज, पेंटिंग, ड्राइंग, कविता, कहानियाँ, चुटकुले, लेख, तो ये सब माध्यम इस्तेमाल किए जा सकते हैं सिखाने के लिए। और ये सभी जो 48 तरह की आपदाएं हैं, ये आप सभी के जो नोटबुक है, जो किताबें हैं, उन किताबों से लिए गए हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी पेज पर आपके किताबों में इन आपदाओं के बारे में चर्चा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उन सभी तथ्यों को एक साथ ला करके प्रदर्शित किया गया है ताकि अगर उनको
एक साथ सप्ताह में बांट करके और उससे हम अध्ययन करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, उसका उसी आधारित मॉक ड्रिल करते हैं, उसके आधार पे ड्राइंग, पेंटिंग, चित्रकारी करते हैं, कविता पाठ करते हैं, क्विज करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ये सारी गतिविधियां करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से विद्यालय में एक सुरक्षित विद्यालय को के निर्माण के लिए माहौल बनेगा और वो क्रियान्वयन होगा। फिर आप देखेंगे कि आपका विद्यालय किसी भी प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित बनेगा और वहाँ पे जोखिम जो होगा न्यून होगा या तो शून्य होगा। तो ये मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी है। इसे अपने विद्यालयों में हर शनिवार को अवश्य ही अपनाना है, अवश्य ही इसे लागू कराना है, ताकि आपके विद्यालय के बच्चे और विद्यालय परिवार ये दोनों किसी भी प्रकार की आपदा के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। आप जब देखेंगे कि जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक प्रत्येक माह में 4 सप्ताह है, तो उन 4 सप्ताह के बारे में चर्चा की गई है। और एक जो आप यह भी देखेंगे कि जो माध्यम है इसके चर्चा के, वो काफ़ी बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है। बच्चे ड्राइंग में उनका इंटरेस्ट होता है, उनका पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, उनका लेख में इंटरेस्ट होता है, उनको कविता में इंटरेस्ट होता है। तो इन सब तथ्यों के माध्यम से बच्चे अपने विद्यालयों में कहीं ना कहीं इसे काफ़ी रुचिपूर्ण करेंगे और रुचिपूर्ण के माध्यम से इसे लागू कराने में सफल होंगे। आप यह भी देखते हैं कि जो अपने क्षेत्र में भूकंप से संबंधित भी समस्याएं आपने देखा होगा। आपके छत्तीसगढ़ राज्य में भूकंप की भी संभावना बनी रहती है और पिछले कुछ सालों में तो यह देखा गया है कि अपने भारतवर्ष में भी हर एक साल, 1.5 साल, 6 महीने के अंतराल पे कहीं न कहीं किसी न किसी कोने पे कोई न कोई भूकंप की हल्की और बड़ी घटनाएं देखने को आ रही हैं। तो भूकंप के चलते भी जो हमारे गांव हैं और हमारे जो विद्यालय हैं, ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं? तो बच्चे 2 जगह ज़्यादा रहते हैं, या तो अपने घरों में, अपने समाज में रहते हैं और विद्यालय में रहते हैं। अब यदि भूकंप से संबंधित बच्चों को जानकारियाँ दी जाए, मॉक ड्रिल कराया जाए, झुको ढको पकड़ो का अभ्यास कराया जाए लगातार, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर क्षमता बढ़ेगी भूकंप से बचाव के लिए, और बच्चे फिर इन क्षमताओं से अपने आप को किसी भी प्रकार की जो भूकंप से संबंधित आपदा है उससे बचाने में सफलता प्राप्त करेंगे। भूकंप किसी को नहीं मारता है, बल्कि भूकंप का जो प्रभाव है वो उसके कारण जो लोग, आपने देखा होगा कि भगदड़ मचती है, और उस भगदड़ के कारण लोग दीवालों में लड़ते हैं या दीवारें गिरती हैं उनके ऊपर, घर के अंदर रखी हुई अलमारियां गिरती हैं, घर के अंदर रखे हुए अन्य जो सामान है उनके सिर पे गिरते हैं जो व्यवस्थित नहीं रखे कारण होते हैं। और यदि बच्चे क्या करें क्या नहीं करें, जैसे कि झुको ढको पकड़ो का अभ्यास लगातार करते हैं, विद्यालय में सभी बच्चों को सिखाते हैं, पूरे विद्यालय परिवार को सिखाते हैं, और बच्चे जो सीख के जाते हैं अपने घरों में भी सिखाते हैं, तो भूकंप के असर को भी कम किया जा सकता है। इसे कहीं ना कहीं इसके जोखिम को घटाया जा सकता है। हम बात करें कि भाई अब आप एक देखे होंगे नई समस्या जो दिख रही है, और इसका असर भी समाज में अब दिख रहा है, कि जो हमारा जल है और जो वायु है, ये दोनों को अक्सर लोग अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि इसमें भी अब परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसे कि हम सभी जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और अगर इसको परिभाषा के रूप में हम देखें, अगर परिभाषा में हम एक बात करके अगर बात करें, तो जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ
अवधियों में बांटकर किया जाता है। जलवायु की दिशाओं में यह बदलाव प्रकृति भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम हो सकता है। तो ये एक जो जलवायु परिवर्तन है उसकी परिभाषा है। अगर इसको और हम लोग थोड़ा सा देखें तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। उन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आदि शामिल है और ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है, जिससे कि जो धरती है उसका तापमान बढ़ रहा है और इसे आमतौर पर ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो ये दो स्वरूप हैं इसके कि अगर सीधे सीधे हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उस परत उन गैसों की जो परत होती है और उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो होते हैं और ये परतें जो है वो अधिक ऊर्जा सोख रही हैं, जिससे कि जो धरती है इसका तापमान बढ़ रहा है और धरती के तापमान के बढ़ने के कारण ही पूरे वातावरण, पूरे वायुमंडल में, पूरे जो आप देख अपने आसपास जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है, जिसको कि हम सभी जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो स्पष्ट है ये। और फिर अगर अगले हम आपदा की बात करते हैं तो अब छत्तीसगढ़ राज्य है, यह राज्य में पहले की अपेक्षा अगर हम देखें तो पेड़ पौधे और काफी घना जंगलों का प्रदेश रहा है। जलवायु परिवर्तन के अगर हम यह सोचे कि जलवायु परिवर्तन का जो कारण है तो मनुष्य के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं उसके द्वारा जो लगातार कटाई हो रही है पेड़ पौधे, जंगल को खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु में पड़ने लगा है। कारखाने और जो अन्य प्रदूषण है इसके कारण भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। प्लास्टिक के बने जो सामान हैं उनका उपयोग ज़्यादातर हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं, जानते हैं, तो इसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने से हो रहा है। तो ये कुछ जो है ये मानवीय कारण है। और प्राकृतिक कारण में हम कह सकते हैं कि जो भूकंप है, जो ज्वालामुखी का फटना है, तो ज्वाला के फटने से, भूकंप के कारण जो क्रियाकलाप होते हैं और खास तौर से जो आप देखेंगे कि भूकंप के बाद नया क्षेत्र बनता है, जो नए तरह के जो धरातल है उसका निर्माण होता है, अंदर से काफ़ी हलचल होती है और ज्वालामुखी फटता है तो फिर वहाँ भी एक अलग तरह का वातावरण का निर्माण होता है। तो ये सब जो कारण है ये प्राकृतिक कारण है, जिसे कि हम बोलते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण है। अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलवायु परिवर्तन से खास गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार उत्सर्जन सीमित करने में नाकामी का परिणाम संक्रामक बीमारी के रूप में सामने आएगा। वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जाएगी, तापमान बढ़ेगा और कुपोषण की समस्या भी गंभीर होगी। तो यह एक अध्ययन हुआ है और उस अध्ययन के अनुसार बताया गया है कि जो और मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार उत्सर्जन सीमित करने में नाकामी का परिणाम संक्रामक बीमारियों के सामने आएगा। वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जाएगी, तापमान बढ़ेगा और कुपोषण की समस्या भी गंभीर होगी। तो ये समस्या जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया है। दूसरा यह बताया है कि जो हम यह देख रहे हैं कि अगर स्पष्ट हम कहें
लेसेंट जर्नल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर रिचर्ड हार्टन ने कहा है, यह तीसरा ऐसा मौका है जब लेसेंट ने स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को आंका है, लेकिन बच्चों की सेहत पर यह पहली बार अध्ययन किया गया है, पहली बार इसको गौर किया गया है। अर्थात जो स्वास्थ्य है, पोषण है, शिक्षा है, शारीरिक व मानसिक विकास है, वह प्रभावित होने की संभावना है और बच्चे इससे काफ़ी तरह से प्रभावित होंगे, ज़्यादातर बच्चे प्रभावित होंगे। तो ये कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों का जो स्वास्थ्य है, जो पोषण है, जो शिक्षा है, शारीरिक एवं मानसिक विकास है, ये पूरी तरह से प्रभावित होगा। अब हम बात करते हैं क्या करें क्या न करें। क्या कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं हम लोग, पानी की बचत कर सकते हैं, ग्रीन कवरेज बढ़ाने हेतु सभी को जागरूक कर सकते हैं और बड़े मात्रा में वृक्षारोपण कर सकते हैं। धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग कर सकते हैं ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। पेपर के दोनों तरफ लिखने हेतु प्रयोग कर सकते हैं। एलईडी बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालय में जल प्रबंधन विधि को अपना सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं तो प्लास्टिक के बोतल बंद पानी का प्रयोग नहीं करें, प्लास्टिक थर्मोकोल के गिलास और प्लेट आदि का उपयोग नहीं करें, रासायनिक खादों का उपयोग बंद करें, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करें, हरे पेड़ों की कटाई नहीं करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि क्या करें और क्या नहीं करें के अंतर्गत आते हैं। और अगर इसे हम मानते हैं इन मानकों को, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर हम विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो फिर रिसाइकलिंग या पुनर्चक्र, कचरा कम करने के बारे में जो जानकारी सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी पुस्तिका में दी गई है, उसके अंतर्गत पेज नंबर 11 पे हम देख सकते हैं। काफ़ी विस्तार से इसे समझाया गया है और इसके ऊपर डिटेल चर्चा की गई है। तो मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पेज नंबर 11 देखें और देखने के बाद उसे बच्चों के साथ, पूरे विद्यालय परिवार के साथ साझा करें और जो विधियां बताई गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विधियों को अपने विद्यालय में लागू करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। तो ये एक हमारा सुझाव था और मुझे आशा है कि जो सभी प्रतिभागी हैं वो इसे ज़रूर अपनाएंगे। अगर और थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ता है इसका, तो प्रभाव यह पड़ता है कि इसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ही बाढ़, आग लगी के कारण विद्यालय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या फिर कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों तथा अध्यापकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विद्यालय आने जाने वाले रास्ते में जल जमाव हो जाता है। जंगली जानवरों, सांपों आदि का खतरा बढ़ जाता है और दोनों, जो छात्र हैं और जो अध्यापक हैं, दोनों के मन में हर समय डर बना रहता है। तो उपाय क्या हो सकता है इसका? उपाय यह हो सकता है कि बाढ़, आग लगी से विद्यालय को बचाना और विद्यालय आने जाने वाले रास्ते का ऊंचीकरण व जंगली जानवरों से सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये उपाय हो सकते हैं। अगर हम विस्तृत विवरण जानना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो जो प्रथम सप्ताह है मार्च महीने का, उसके पेज नंबर 24 पर देखेंगे तो डिटेल में चर्चा की गई है और क्या करें क्या नहीं करें और क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को कम करने के लिए क्या विद्यालय स्तर पर प्रभाव किए जा सकते हैं, इसके बारे में देखा जा सकता है। तो सुरक्षित शनिवार की जो वार्षिक सारणी है, उसके मार्च माह के प्रथम सप्ताह के पेज संख्या 24 पे देख सकते हैं। अगर हम अगले उपाय के बारे में बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण। तो क्या कर सकते हैं? वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है,
उसके लिए वो भी एक कारण है। दूसरा, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण, जंगलों के जो पेड़ हैं और पौधों के जलने से, जो कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाले जो धुआं होते हैं, इनके कारण जलवायु परिवर्तन होते हैं। दूसरा, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके कारण है। उपाय है कि घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, अपने घर और आसपास की जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक के बर्तनों थैलियों का प्रयोग न करें। और अगर और विस्तार पूर्वक इसे देखना है तो मार्च माह का तीसरा सप्ताह पेज संख्या 27 पे विस्तार से लिखा गया है। हम इसे देख सकते हैं और देखने के बाद हम इसे अपने व्यवहार में ला सकते हैं। अपने विद्यालय में खासतौर से जब जो हमारे बच्चे हैं, जो विद्यालय परिवार है, उनको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर इसको अभ्यास करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, प्रवृत्ति डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम से कम कर सकें और उसका असर हमारे विद्यालयों में, हमारे विद्यालय परिवार पे, हमारे बच्चों पे न हो। अगर हम आगे देखते हैं तो ये कुछ जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण के लिए उपाय किए गए हैं, जैसे पानी का संरक्षण। जो विद्यालय है या गांव जो है, तालाबों के खुदाई, चारों तरफ से तालाबों की घेराई, ताकि बच्चे वहाँ पे बच्चों के लिए जोखिम ना हो, बच्चे सुरक्षित रहें। अगर जाते भी हैं किसी कारण से तो पानी में एक चिन्हित कोई मार्क लगा करके बांस गाड़ देना, ताकि उसके आगे जाने पे ज़्यादा पानी गहरा है जहाँ पे कि बच्चों को खतरा हो सकता है, तो ऐसी व्यवस्था करना। कुओं का जीर्णोद्धार, खासतौर से जो चबूतरादार और घेरादार कुओं का निर्माण या उसका जीर्णोद्धार, ताकि वहाँ पे बच्चों के लिए, किसी जानवरों के लिए कोई खतरा न हो। और इसके माध्यम से जो भूमिगत जल है उसे रिचार्ज किया जा सके, जिससे कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो बैलेंस है, उसका जो संतुलन है वो बना रहे, उसकी भंडारण क्षमता को इंश्योर करते रहना, बढ़ाते रहना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालते रहना, ताकि वही पानी कहीं ना कहीं हम फिर पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं या सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पानी को बेहतर रूप से जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को न्यूनीकरण के लिए संरक्षण किया जा सकता है। यदि हम अगला देखें तो जो कुछ कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे अस्थायी वर्षा का संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, ताकि जो वर्षा जल है उसको एकत्र करके और उसे भी पीने के पानी के रूप में प्रयोग किया जा सके। और यदि पीने के पानी के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं तो घरेलू कार्यों के लिए उपयोग कर सके, ताकि पानी का बेहतर प्रबंधन हो सके, पानी का बचत कर सके। इसी तरह से स्थायी वर्षा जल संग्रहण, जैसे विद्यालयों में, आंगनवाड़ी केंद्रों पे, अस्पतालों में इसको अपनाया जा सकता है। अपने विद्यालय में क्या कर सकते हैं कि जो छत है, छत का और एक वाटर टैंक बना करके, एक पाइप डाल करके, फिल्टर डाल करके उसको, इसके बनाने की विधि होती है। तो परमानेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, स्थायी वर्षा जल संग्रहण पात्र, तो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इससे जो पानी होगा हमारा वो पीने के काम में आएगा, और वह पानी काफ़ी शुद्ध माना गया है। इसके तरीके होते हैं, तकनीकी जानकारियों के लिए आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये काफ़ी उपयुक्त माना गया है वर्षा जल संग्रहण का पानी। इसी प्रकार मटका फिल्टर होता है, जो कि काफ़ी गर्मियों के दिन में तो पानी भी ठंडा होता है और इसको फिल्टर भी करता है, अन्य दिनों में भी इसको फिल्टर करके जो पानी का जो प्रदूषण है उसको दूर करके और शुद्ध पानी पिया जा सकता है। और इससे
यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति जो होता है वो केवल काम भर पानी लेते हैं, केवल जितना उनको इस्तेमाल करना है उतना ही पानी लेते हैं, तो इसमें पानी के नुकसान होने की संभावना कम होती है। तो यह कुछ उपाय है जो कि वर्षा जो कि पानी के प्रबंधन के लिए किए जा सकते हैं। और अगर पानी प्रबंधन और अन्य जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के ऊपर विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अप्रैल माह के चौथा सप्ताह के पेज संख्या 35 यानी 35 पर देख सकते हैं। डिटेल में चर्चा की गई है, विस्तृत विवरण दिया गया है। हम बात कर लें ऊर्जा संरक्षण की, तो कम ऊर्जा की खपत करके ऊर्जा की बचत की जा सकती है। जैसे उपयोग के बाद बल्ब को और पंखे को बंद कर दे, कम वाट के बल्ब का इस्तेमाल करना, अनावश्यक इंटरनेट के साथ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह की चीज़ों को भी हम अपना सकते हैं। और संबंधित जो विस्तृत जानकारी है इसके लिए मई माह का प्रथम सप्ताह पेज संख्या 37 पर देख सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधारोपण करके भी जलवायु परिवर्तन को रोकने में हम मदद कर सकते हैं। जैसे पेड़ बड़े होते हैं वह हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, अतः अपने विद्यालय में तथा आसपास पौधारोपण करने हेतु भी हम प्रेरित कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल जो चर्चा है ये आपकी किताब में वो जून माह के प्रथम सप्ताह के पेज संख्या 43 पे देख सकते हैं, 43। किचन गार्डन को भी हम अपना सकते हैं अपने विद्यालयों में या अपने घरों के आसपास, और जो खासतौर से वैसी भूमि जो खाली पड़ी है और उसमें जो खाद्य पौष्टिकता से संबंधित सब्जियां हैं, फल हैं, उनको लगाया सकता है और इसको पूरे साल के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपनाया जा सकता है। तो इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है और इसे आप जून माह के द्वितीय सप्ताह में देख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 44 पे दिया गया है। इसी तरह से परिवहन संबंधित पहल भी कर सकते हैं हम लोग। परिवहन संबंधित पहल में परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है, आप सभी जानते हैं। और निजी वाहनों के बदले सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कम गाड़ियां निकलें और फिर उनसे कम धुआं निकले, ताकि वातावरण को कम से कम नुकसान हो, कम से कम वातावरण में धुआं जाए। और इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, डिटेल नॉलेज है, वो आप जून माह के तीसरा सप्ताह के पेज संख्या 45 पर प्राप्त कर सकते हैं। जल स्वच्छता एवं साफ सफाई एक काफी महत्वपूर्ण विषय है। हम अगर जल की बात करते हैं तो पेयजल की बात करते हैं। अगर पेयजल और जल अगर हम देखें तो ये है क्या, तो आप सभी जानते हैं, आप शिक्षक बंधु हैं, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और पीने के पानी के लाभ एक ऑक्सीजन परमाणु से बना है, H2O जिसको कहते हैं आप। और यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव्य अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तो हम जल के बारे में अगर बात करते हैं ज़्यादातर तो हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, तो शुद्ध पेयजल की बात करते हैं। और शुद्ध पेयजल का मतलब यह हुआ कि हमारे विद्यालय में अगर चापाकल की व्यवस्था है, हमारे विद्यालय में अगर 300 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं तो पहली बात तो यह हो गई कि जल की उपलब्धता देख लेते हैं। 300 बच्चे हैं, 2 चापाकल है, एक चापाकल पे 150 बच्चों का भार है। तो क्या हम यह कहते हैं कि बच्चों के पीने के पानी, उनके हाथ धुलाई के लिए वो 2 चापाकल पर्याप्त हैं? नहीं है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों की संख्या अगर 300 है, आप और हम एक छोटा सा अनुमान लगाते हैं कि एक बच्चे के हाथ धोने के लिए कितना समय चाहिए। कम से कम 20 से 30 सेकंड तक अगर समय लेते हैं बच्चे, तो फिर कितना समय लग जाएगा उनको, एक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। पता चलेगा कि हमारा आधा घंटा से 45 मिनट का लंच आवर होता है, उसमें सभी बच्चे न तो पानी पी पाएंगे और न तो फिर हाथ धुल पाएंगे लंच के बाद। तो एक तो बच्चों के हिसाब से चापाकल की व्यवस्था करना ताकि पानी सुनिश्चित हो सके, पहली तो बात यह है।
कि बच्चों को पहले पानी तो मिले, और पानी मिलने के लिए भी उनके औसत के हिसाब से चापाकल होना जरूरी है। अब दूसरी चीज है कि चापाकल से जो निकलने वाला पानी है उसकी टेस्टिंग हुई है क्या, वो कंटामिनेशन तो नहीं है उस चापाकल में के पानी में, पानी प्रदूषित तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें आयरन है, क्लोराइड है, आर्सेनिक है। तो इसकी जांच होनी आवश्यक है, और जांच करके यदि वो चापाकल का पानी कंटामिनेटेड है तो फिर उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात करनी है। वहाँ पे शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी है। यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और जो प्रतिभागी हैं, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप इन चीज़ों को अपने विद्यालय में देखें, और फिर विद्यालय में देखते हुए अपने स्तर से, अपने वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से, या फिर वहाँ के जो समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, अन्य हितभागी हैं, उनके माध्यम से इसे सुनिश्चित कराने में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करें। तो ये एक उपाय हो सकता है। अब हम अगली बात करते हैं स्वच्छता के ऊपर। तो अगर स्वच्छता की बात करें तो वे सभी प्रावधान, सुविधाएं, सेवाएं जो मानव के मलमूत्र एवं कचरे आदि का निस्तारण करने में भूमिका अदा करते हैं, यह प्रक्रिया जो है ये स्वच्छता कहलाती है। सभी प्रकार की गंदगी को दूर कर निरोग एवं आरामदायक जीवन जीना ही स्वच्छता है। तो हम अपने विद्यालय में यह देख सकते हैं कि शौचालयों की संख्या कितनी है, बच्चों के लिए शौचालय कितने बने हुए हैं और बच्चियों के लिए कितने हैं। तो एक तो अगर बच्चों की संख्या 300 है तो फिर कितने होने चाहिए, एक मानक के अनुसार तय कर लें। ऑलरेडी शिक्षा विभाग का अपना एक मानक है। और यदि शौचालय बने हैं तो इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बनने से तो कोई लाभ नहीं होना है जब तक कि बच्चे और विद्यालय परिवार उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और हमने सुना है कई एक बार कि जो बच्चियों का इनरोलमेंट कम हो जाता है, अटेंडेंस उनका कम हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि विद्यालयों में बच्चियों के लिए शौचालयों की सुविधा नहीं होती है। क्या उनके लिए सुविधा होती भी है तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए हो, और उस व्यवस्था के तहत बच्चे और बच्चियां दोनों उसका इस्तेमाल कर पा रहे हों। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके साथ साथ अब हैंड वॉशिंग के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ, हाथ धुलाई के लिए क्या व्यवस्था है, क्या साबुन की व्यवस्था है कि नहीं वहाँ, या अन्य कोई जो लिक्विड है, लिक्विड सोप, उसकी व्यवस्था है कि नहीं। तो यह भी देखने की जरूरत है और वहाँ पे इंश्योर करने की जरूरत है, ताकि बच्चे और विद्यालय परिवार दोनों स्वच्छता को अपना सकें, स्वच्छता को बढ़ावा दे सकें। अब आती है बात साफ सफाई की। तो साफ सफाई से मतलब है कि स्वस्थ रहने का तरीका, यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसकी अनदेखी से जहां एक ओर आपको शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर आप किसी संक्रामक बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। तो यह भी सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो अपना विद्यालय का कैंपस है, जो क्लासरूम है, और विद्यालय के आसपास यह साफ सफाई सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई होने से वहाँ पे विद्यालय में पढ़ने का वातावरण निर्माण होगा। उसके साथ साथ बच्चों का जो जो शिक्षा है ग्रहण करने की लालसा है, जो मनोवृत्ति है, उसमें बढ़ोतरी होगी, बच्चों का मन लगेगा पढ़ने में। तो साफ सफाई को भी अपने विद्यालय कैंपस में सुनिश्चित करना है।
अगर अगली बात करें हम, तो जल स्वच्छता एवं साफ सफाई के लिए उपाय क्या हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को छूने के और खाने से पूर्व, शौच के बाद, कोविड-19 के संक्रमण से बचने हेतु हर 1 घंटे के बाद हाथ को साबुन से अच्छी तरह साफ करना है। और हाथ धुलाई के लिए जो चरण निर्धारित किए गए हैं, 7 चरण, तो उसका अनुपालन करना है। अक्सर अभी भी देखने को मिलता है कि कुछ गांवों में खुले में कुछ व्यक्ति शौच करते हैं असावधानियों के कारण, या जागरूकता उनके अंदर नहीं है उसके कारण। तो उसके कारण भी जो मक्खियां हैं मानव मल के ऊपर बैठती हैं और वहां से उड़कर खाद्य सामग्री, पेय पदार्थों पे बैठती हैं, और फिर वहां से फिर कई तरह की बीमारियों को जन्म देती हैं। तो मल का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है। शौच के लिए विद्यालय में खास तौर से बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था हो, जो नियमित साफ सफाई होती रहे उसकी, और वहाँ पे फिर साबुन या फिर सैनिटाइज़र कह सकते हैं हम, या फिर जो लिक्विड है सोप, उसकी व्यवस्था हो जाए, ताकि और साफ सफाई को पूरी तरह से पालन कर सके। साथ साथ जो बड़े कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं वहाँ के विद्यालय के, या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को किसी तरह से असुविधा न हो। उनको यह न लगे कि इसमें सर जाते हैं या इसमें मैडम जाती हैं तो फिर मैं इसमें कैसे जाऊं। तो इस तरह की बात उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी लेनी है, तो फरवरी माह का जो दूसरा सप्ताह है, पेज संख्या 17, इसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि आप इसे अवश्य देखेंगे। इसी प्रकार जब हम चर्चा कर रहे थे, विद्यालय में एक इवैक्यूएशन प्लान होता है। इवैक्यूएशन प्लान का मतलब है कि निष्क्रमण योजना। और वो निष्क्रमण योजना जो है, वो इसलिए बनाई जाती है कि किसी भी विद्यालय में कोई भी आपदा होती है तो उससे सभी को सुरक्षित निकाला जा सके। अब सुरक्षित निकाला जा सके यानी कि योजना इसलिए बनाई जाती है कि किसी प्रकार की आपदा जब आती है तो जो सभी क्लास के बच्चे हैं वो किस जगह पे, किस रास्ते से निकल करके बाहर जाएंगे, एक जगह एकत्रित होंगे। तो यह योजना बनाना काफी महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की आपदा से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि क्लास 1 to 8 तक क्लास है या 10 तक क्लास है, तो कौन से बच्चे किस रास्ते से निकलेंगे, कौन सी अलार्मिंग घंटी होगी, कौन गुरुजी घंटी बजाएंगे, और कौन गुरुजी बच्चों को लेके धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, फिर बाहर निकलते हुए इस ग्राउंड पे आएंगे, फिर वहाँ पे कौन लाइन लगवाएगा सभी बच्चों की, और फिर कौन जिम्मेदारी लेगा कि सभी बच्चों की फिर से हाजिरी ली जाए, ताकि बच्चे मिस तो नहीं है, गुम तो नहीं है, ताकि फिर उसके आधार पे अगली क्रिया शुरू की जा सके। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना होती है, और बहुत सारे छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि बहुत सारे विद्यालयों ने अपने विद्यालय की निष्क्रमण योजना तैयार की है, और काफ़ी अच्छा अभ्यास करते हैं उस पर। अपने आसपास के बच्चों को भी जाकर के सिखाते हैं बच्चे, और काफ़ी एक तरह से मॉडल स्कूल के रूप में है। तो मुझे आशा है कि बाकी के विद्यालय जहाँ पे नहीं है यह निष्क्रमण योजना, वहाँ भी इसका निर्माण हो, वहाँ भी इसका रिहर्सल किया जाए, तो काफ़ी अच्छा होगा कि भविष्य की किसी प्रकार की आपदाओं से बचा जा सकता है। हम पुनः आते हैं, चर्चा कर रहे थे कि जो अशुद्ध पेयजल है उसके कारण भी कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, पीलिया हो गया, और ये सब होता है, ये समस्याएं होती है, तो भी बच्चों के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। हम विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में भी बात करेंगे। अगर जल से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं अशुद्ध पेयजल के कारण, तो उसकी जानकारी के लिए अप्रैल का प्रथम सप्ताह पेज संख्या 32 पर देख सकते हैं। हम बात कर लें अगला, इसी तरह से बहुत सारी, जैसे हम 48 आपदाओं की बात कर रहे थे,
तो उसी में तरह से बचाव के बारे में पेज संख्या 12 पे देख सकते हैं। बिजली से घात, जल जमाव से परेशानी तथा बोरिंग के गड्ढों से होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी पेज संख्या 22 पे देख सकते हैं। इसी प्रकार चक्रवाती तूफान और इससे बचने के उपाय के बारे में पेज संख्या 25 पे, मधुमक्खी कुत्ते के काटने के संदर्भ में उपाय सावधानियां पेज संख्या 29 पे, इसी प्रकार गर्म हवा, लू आदि के बारे में जानकारियां पेज संख्या 33 पे। आप डायरिया के बारे में जानकारी, ORS बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण, ये पेज संख्या 46 पे देख सकते हैं। सर्पदंश बिच्छू के काटने पर एवं बचाव के संबंध में जो जानकारी है ये पेज संख्या 53 पे देख सकते हैं इसको। मॉक ड्रिल जो है, आगजनी से बचाव हेतु मॉक ड्रिल क्या करें क्या न करें, यह भी काफी आवश्यक है। और इसके लिए भी जो विस्तृत विवरण है पेज संख्या 13 पे देख सकते हैं इसे। अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी जो है ये भी आप देख सकते हैं, खासतौर से खेल सुरक्षा और उससे संबंधित जो जानकारियां हैं ये भी आप उसमें देख सकते हैं। और साथ साथ जो वज्रपात ठनका से बचाव की जानकारी है पेज संख्या 54, डेंगू मलेरिया से बचाव रोकथाम के लिए पेज संख्या 56, बाढ़ एवं संबंधित खतरों से बचाव एवं उपाय के बारे में जानकारी के लिए पेज संख्या 58, नाव दुर्घटनाओं, पानी में डूबने से बचाव के बारे में जानकारी के लिए पेज संख्या 60, त्योहारों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचने के उपाय पेज संख्या 67, भगदड़ के संबंध में सावधानियां पेज संख्या 69 यानी 69। तो ये जो हम 48 आपदाओं के बारे में बात कर रहे थे, उन आपदाओं के बारे में आप विस्तृत जान सकते हैं, विस्तृत समझ सकते हैं अपने सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के में काफी विस्तार से दिया गया है। आप इसे देखें और देखने के बाद उसके अनुसार अपने विद्यालयों में इसे क्रियान्वयन कराएं ताकि किसी भी प्रकार की आपदाओं को कम से कम तर किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि अगर इतने तरह की जब आपदाएं हमारे राज्य में हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने विद्यालय में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करनी है और उसे क्रियान्वित करना है ताकि चरणबद्ध अपने विद्यालय को एक सुरक्षित विद्यालय के रूप में हम बना सके। तो जो इसके लिए शाला स्तर पे कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु जो ढांचा निर्धारित किया गया है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। और अगर देखें हम तो सबसे पहले विद्यालय स्तर पे बात करते हैं तो विद्यालय में फोकल पॉइंट टीचर एवं बाल प्रेरक का चयन एवं प्रशिक्षण किया जाता है। अब इसके लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रधानाध्यापक की देखरेख में फोकल पॉइंट टीचर का चयन किया जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य सहित विभिन्न चरणों के बारे में चरणबद्ध तरीके से उनका प्रशिक्षण किया जाता है ताकि विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के गतिविधियों, उनके उद्देश्यों और उनके बारीकियों को विस्तार से वो समझ जाएं। इसी प्रकार से मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक कक्षा से 3-3 बच्चों को बाल प्रेरक के रूप में चयन किया जाता है एवं उनका प्रशिक्षण किया जाता है। यह बाल प्रेरक जो सुरक्षित शनिवार की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को प्रत्येक शनिवार को अपने विद्यालय में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। यदि प्राइमरी विद्यालय है तो उसमें केवल चौथी और 5वीं कक्षा के 4 से 5 बच्चों का चयन बाल प्रेरक के रूप में किया जाता है और ये जो बच्चे होते हैं ये बच्चे अपने विद्यालय में सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं और ये उन गतिविधियों को क्रियान्वयन करने में सहयोग प्रदान करते हैं, उसकी अगुवाई करते रहते हैं। बाल प्रेरकों को विभिन्न आपदाओं के जोखिमों के न्यूनीकरण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। यही बाल प्रेरक सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों को सभी बच्चों को सिखाते हैं। और यदि आप देखें विस्तार रूप से चर्चा के बारे में जानना चाहेंगे तो विवरण जो है माह जुलाई के प्रथम सप्ताह पेज संख्या 48 पर देखें, इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आप पेज संख्या 48 पे इसे देख सकते हैं।
अब जो अगली प्रक्रिया होती है विद्यालय में, वो है विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन की। यानी सभी विद्यालयों में विद्यालय समुदाय के द्वारा आपस में बैठक करके समिति का उद्देश्य, कार्य, जिम्मेदारियां आदि की रूपरेखा तय की जाती है। फोकल पॉइंट टीचर की अगुवाई में कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों, खासतौर पर बाल संसद व मीना मंच व अन्य कक्षाओं से 2 से 3 मेधावी बच्चों का चयन किया जाता है तथा सभी बच्चों की उपस्थिति में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में जो सदस्य होंगे उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जैसे बाल संसद के नामित मंत्रियों के अलावा एक बाल सुरक्षा मंत्री तथा उसके एक उप मंत्री नामित किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री एक, जो मंत्री हैं वो 5, बाल सुरक्षा मंत्री एक, बाल सुरक्षा उप मंत्री एक, साथ में मीना एक हो गई, उप मीना एक हो गई, फोकल पॉइंट टीचर एक और विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एक। अगर कुल हम देखें सदस्यों की संख्या तो 12 है। और विद्यालय अगर अपने तरफ से चाहें 1-2 मेधावी और छात्रों को जोड़ना तो वो इसमें सदस्य के रूप में जोड़ सकते हैं। यह 12 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम है उसके तहत निर्धारित की गई संख्या है और इसके आधार पे आप अपने विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। यह जानना जरूरी है कि बाल संसद के सभी जो मंत्री हैं, उपमंत्री हैं और मीना मंच के जो मीना है, जो उप मीना है, इनका रहना तो अति आवश्यक है। ये तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ में मेधावी बच्चे भी इसमें जरूर शामिल होंगे। और इस जो विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति है, इस विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति को हर समय जो बाल प्रेरक हैं वो एक दूसरे से जानकारियों का आदान प्रदान करते रहेंगे, एक दूसरे के समन्वय में रह के काम करते हैं। और इसके बारे में अगर आप विवरण डिटेल जानना चाहते हैं तो फिर माह जुलाई के दूसरा सप्ताह के पेज संख्या 49 में देख सकते हैं, विस्तृत विवरण दिया गया है। हम बात करें, अगला जो चरण होता है वो हजारखंड अभ्यास के द्वारा शाला से संबंधित समस्याओं की पहचान। अब इसके अंतर्गत विद्यालय आपदा प्रबंधन के सदस्यों को कुल 4 समूह में बांटा जाता है। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं वो 12 हो गए। इसके अलावे भी अगर विद्यालय के जो तेज बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो बाल प्रेरक हैं, उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं और उनको 4 समूह में बांटते हैं। पहला समूह जो होता है वो उनको जिम्मेदारियां दी जाती है 4 समूह में बांट करके। पहला समूह विद्यालय के अंदर ढांचागत खतरों की पहचान करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरे समूह को विद्यालय के अंदर गैर ढांचागत खतरों की पहचान करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। तीसरा समूह को विद्यालय के बाहर ढांचागत खतरों की पहचान करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है और चौथे समूह को विद्यालय के बाहर गैर ढांचागत खतरों की पहचान करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। यानी बच्चों के घर से घर तक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खतरों की पहचान के बाद सभी चारों समूह एक साथ बैठकर समस्याओं की प्राथमिकता के आधार पर लिखते हैं। अब मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूं कि विद्यालय के अंदर ढांचागत खतरे क्या हो सकते हैं। तो ढांचागत खतरे को समझना यहाँ महत्वपूर्ण है। ढांचागत खतरे वो खतरे हैं जैसे जो दीवारें हैं, जो पिलर है, जो फर्श है, इस तरह के जो खतरे होते हैं इससे संबंधित उनको ढांचागत खतरा बोलते हैं। पुल पुलिया हो गया, रोड हो गया, यानी ऐसे खतरे या ऐसे निर्माण के कार्य, ऐसे वस्तुएं जिनको कि आसानी से हटाया नहीं जा सकता, मूव नहीं कराया जा सकता, उनको आसानी से उनको निकाला नहीं जा सकता। एक तो ये है।
दूसरा है उनको तोड़ना पड़ेगा तभी वो निकलते हैं, तो उनको हम लोग ढांचागत खतरा बोलते हैं। दूसरा जो है गैर ढांचागत खतरा, यानी कि जो निर्माण है उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, उसके साथ साथ पैरेलली इस्तेमाल कुछ की जाने वाली चीजें, जैसे अलमारियां हो गई, जैसे खिड़कियां हो गई, पंखे हो गए, टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गए, बोर्ड हो गए, फैन हो गए, बल्ब हो गए, इस तरह की चीजें, इनको हम लोग बोलते हैं गैर ढांचागत। और इससे संबंधित कोई अगर खतरा है, कोई टूटा है, कोई टूट के लटक रहा है, गिरने वाला है, अलमारी टेढ़ी पड़ी है, जंगले टूटे पड़े हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये गैर ढांचागत खतरे के अंतर्गत आएंगे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं तो विद्यालय के बाहर, तो विद्यालय के बाहर क्या हो सकता है, तो विद्यालय के बाहर जब बच्चे घर से विद्यालय आते हैं तो रास्ते में कोई बिल्डिंग है टेढ़ी पड़ी है, उसके जो दरवाजे बाहर भी हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि विद्यालय के लिए जब बच्चे घर से निकलते हैं और रास्ते में कोई गोडाउन है जिसकी दीवारें टेढ़ी पड़ी है, छत टूटा पड़ा है, उसके दरवाजे निकलने वाले हैं बाहर, जंगले टूटे पड़े हैं, बच्चे वहां पे रहते हैं, खेलने जाते हैं, तो ऐसे खतरों को भी पहचान करते हैं। इसी प्रकार से बच्चे जब वहां से निकलते हैं तो रास्ते में एक नदी निकलती है, वहां पे पुलिया है, पुलिया पे बच्चे रुक जाते हैं और खेलने में मशगूल हो जाते हैं, कई एक बार नदियों में छलांग लगाते हैं, फिर उस छलांग के चलते कई एक बार उनको डूबने का खतरा हो जाता है। तो इस तरह के खतरों को भी हम लोग पहचान करते हैं। और फिर ये चारों जो समूह हैं अपने अपने दिए हुए विषय वस्तु के आधार पे जब खतरों की पहचान कर लेते हैं, तब यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि भाई सभी लोग कि अब तो कोई खतरा छूटा नहीं है। इसके बाद सभी चारों समूह के सदस्य एक साथ बैठते हैं और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर लिखते हैं। प्राथमिकता यानी कि अब समूह संख्या 1 5 समस्याओं के को चिन्हित करके लाए हैं, समूह संख्या 2 ने भी 6 समस्याएं चुना है, समूह संख्या 3 4 समस्याएं चुना है, और समूह संख्या जो 4 है वो 6 समस्याएं चुना है। तो सभी की समस्याओं को एक साथ लाते हैं और अब यह देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें से सबसे पहले किस समस्या के समाधान की जरूरत है, तो उसको नंबर 1 रखते हैं। फिर यह देखते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सी समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है, फिर तीसरे नंबर पे किस समस्या का समाधान चाहिए, फिर चौथे नंबर पे। इसी तरह से प्राथमिकताओं के आधार पे समस्याओं के को लिखना शुरू करते हैं और उसी के आधार पे हम लिख करके चार्ट पेपर में और सभी बच्चों के सामने प्रार्थना सत्र में या फिर जो सांस्कृतिक सत्र है उसमें चर्चा करते हैं। जो सांस्कृतिक क्लास होता है वहां भी हमारे लिए बच्चों के लिए एक स्पेस होता है कि वहां कर सकते हैं, अरे तो प्रार्थना सत्र में करते हैं और सबके साथ साझा करते हैं कि हमारे विद्यालय के अंदर और हमारे विद्यालय के बाहर कुल इतने खतरे हैं, इस तरह के खतरे हैं जो कि हम बच्चों को सामान्य समय में भी प्रभावित करते रहते हैं और किसी आपदा के समय में भी इनका प्रभाव बच्चों के ऊपर किसी न किसी रूप में पड़ते रहता है। तो अब चर्चा करने के बाद, इस चरण के बाद बच्चे और विद्यालय प्रबंधन मिलकर के फोकल पॉइंट शिक्षक की अगुवाई में शाला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करते हैं। अब शाला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करने के लिए एक फॉर्मेट होता है जो कि आप सभी प्रतिभागियों के पास होगा, जिसमें कि कुछ कॉलम्स दिए गए हैं। उदाहरण के लिए समस्या का नाम, आज की स्थिति, समाधान का विकल्प, योजना क्रियान्वयन हेतु गतिविधियां, जिम्मेदारी और समयावधि। अब समस्या का नाम में हम अगर बात करते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि समस्या का नाम, तो समस्या का नाम क्या है, उदाहरण के लिए कि विद्यालय के ग्राउंड में एक गड्ढा है जहां पानी लग जाता है और वहां पर
बच्चों के जाने से बच्चों के गिरने का खतरा रहता है गड्ढा में, जिससे कि उनका हाथ या पैर टूटने का खतरा है। एक स्थिति ये है। अब आज की स्थिति क्या है? तो आज की स्थिति यह है कि 10 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा 1 फीट गड्ढा वहां पर है, जिसमें से कि 1 फीट पानी लगा है, जिसमें बच्चे लगातार गिरते रहते हैं। समाधान का विकल्प क्या है? समाधान का विकल्प यह हो जाएगा कि इसको गड्ढे की मिट्टी भराई करवा के इसे समतलीकरण करवाना, इसे विद्यालय के मैदान के बराबर समतल कराना। अब यह हो गया आपका समाधान का विकल्प। योजना क्रियान्वयन हेतु गतिविधियां। अब इसको समतलीकरण करवाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करनी पड़ेंगी? तो गतिविधि नंबर 1 कि इसका माप लेना। दूसरा, इसमें जो कुछ कॉस्टिंग आएगी उसका डिटेल लिखना। तीसरा, कौन इसको प्रारंभ कराएगा, जो कि ऑलरेडी अगले कॉलम में भी है। तो ये 1 2 3 गतिविधियां हो जाएंगी। तीसरा कि भाई मिट्टी भराई शुरू कराना। चौथा हो जाएगा कि भविष्य में फिर गड्ढा न हो इसकी नियमित निगरानी करना। अब ये जितनी गतिविधियां होंगी उतनी जिम्मेदारियां होंगी कि गतिविधि नंबर 1 माप कौन लेगा। अब गतिविधि उसका नाम सामने आ जाएगा कि फलना जी लेंगे इसकी जिम्मेदारी, रमेश कुमार लेंगे या श्याम कुमार लेंगे या अशोक कुमार लेंगे, कौन लेंगे इसकी जिम्मेदारी, उनका नाम आएगा। और उसी के सामने समय अवधि आ जाएगी कि कब तक इसको कर लेंगे। फिर दूसरी गतिविधि है कि उसकी कॉस्टिंग निकालना, यह जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक हो जाएगा ये। तीसरी गतिविधि उसकी भराई कराना, समतलीकरण करवाना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक हो जाएगा। नियमित देखभाल, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और ये कब तक चलते रहेगा। तो 1 साल के लिए उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, 6 महीने के लिए दी जा रही है। और समयावधि और जिम्मेदारी में स्पष्ट रूप से लिखने की जरूरत होती है। इसमें नाम और पद दोनों के साथ लिखे तो और अच्छा है। और समयावधि में तिथि, माह और ईयर, ये तीनों परिस्थितियां लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि वह उस समय पे आप देख सकें कि यह तो यह मैं एक उदाहरण के तौर पे इसको प्रस्तुत किया हूं। अगर हम फिर उदाहरण अगर दूसरे चीजों का लेते हैं तो भाई समस्या का नाम क्या है? विद्यालय के बाहर एक नदी है जहां पे बच्चे जाकर के उसमें खेलते हैं, कूदते हैं और डूबने का खतरा बना रहता है। आज की स्थिति यह है कि विद्यालय के जस्ट सटे 10 मीटर पीछे एक 50 बाई 30 का गड्ढा है। ISC से 50 बाई 30 में नदी, फलना नदी बहती है। आज की स्थिति ये है। समाधान का विकल्प क्या हो सकता है कि विद्यालय की तरफ से नदी के तरफ, विद्यालय के तरफ से वहां पे बैरिकेटिंग करना नदी साइड में, ताकि उधर बच्चे नहीं जा पाए। तो वो समाधान का विकल्प हो सकता है। अब योजना क्रियान्वयन में तो उसी तरह से गतिविधियां आप लिखते जाएंगे, फिर जिम्मेदारियां लिखते जाएंगे, तो पता चलेगा कि हम 1 साल के अंदर अपने विद्यालय में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर चुके होते हैं और बच्चों के और विद्यालय परिवार के जोखिमों को कम कर चुके होते हैं। और ताकि भविष्य में कोई भी आपदाएं हो तो उसका असर हमारे विद्यालय में, विद्यालय परिवार और बच्चों के ऊपर नहीं हो। अगर हम साला आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण के बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं तो हमारे लिए जो किताब है सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी, उसमें माह जुलाई के चौथा सप्ताह के पेज संख्या 51 पे विस्तार पूर्वक दिया गया है। हम प्रतिभागियों से निवेदन करेंगे कि सभी प्रतिभागी पेज संख्या 51 देखें और फिर इसको देख करके अपने विद्यालयों में क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह से हम, अब योजना तो बन गई, तो योजना बन गई तो फिर अब बारी आती है क्रियान्वयन की।
तो शाला आपदा प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन व विद्यालय प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि जो शाला आपदा प्रबंधन समिति है वो फोकल पॉइंट टीचर की अगुवाई में जो विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनी है उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। अब इसमें 2-3 तरह की गतिविधियां होती हैं। जो भी समस्याएं बच्चों ने चुना है और जो योजना में पड़ी है उसमें कुछ काम तो ऐसे होंगे जो चंदा के द्वारा किए जाएंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो कि बिना पैसे से किए जा सकते हैं, जिसे कि तुरंत किया जा सकता है। जिसमें ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है उसको विभागों से प्राप्त करने हेतु जो वहाँ का प्रबंधन है, विद्यालय प्रबंधन, वो प्रयास किया जा सकता है, विभागीय पहल की जा सकती है। तो इस तरह से विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, एक एक समस्याओं का निपटारा किया जाता है। और इसके साथ साथ और भी हमारे साथ बहुहितभागी होते हैं, वो भी इस योजना के क्रियान्वयन में मदद प्रदान करते हैं। शाला आपदा प्रबंधन योजना के पूर्णतः क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंधन विभिन्न हितभागियों जैसे पंचायत, अग्निशामक दल, राज्य अब्लिक राष्ट्रीय आपदा मोचक दल, स्थानीय पुलिस, प्राथमिक चिकित्सक, एम्बुलेंस आदि की मदद हेतु समन्वय बनाया जा सकता है और उनसे मदद ली जा सकती है। तो ये सारे जो हितभागी हैं ये भी मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत बनाए गए शाला आपदा प्रबंधन योजना के पूर्णतः क्रियान्वयन हेतु मदद प्रदान कर सकते हैं। इनसे विद्यालय प्रबंधन मदद ले सकता है। अब योजना का क्रियान्वयन हो रहा है तो क्रियान्वयन होने से तो गुणवत्ता नहीं आएगी। क्रियान्वयन तब अच्छा होगा जब उसकी निगरानी, समीक्षा और फिर पुनः निर्माण किया जाएगा। तो शाला आपदा प्रबंधन समिति जो है ये योजना के क्रियान्वयन पे नजर रखती है कि भाई जिन समस्याएं हमने लिया था उन समस्याओं को आज क्रियान्वित किया जा रहा है तो उनकी गुणवत्ता क्या है। क्या गड्ढा हम लोगों ने लिया था कि गड्ढा को का समतलीकरण करेंगे, यानी गड्ढा की जो भराई होगी वो विद्यालय के बाकी के जो ग्राउंड है उसके बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो गड्ढा अभी 1 ही फीट गड्ढा भरा है, आधा फीट तो ऐसे ही है। तो इस तरह की गुणवत्ता की जो निगरानी है वो विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति करती है। हर माह समिति योजना के प्रगति की समीक्षा करती है कि हम लोगों ने इस महीने में अगर समयावधि के हिसाब से देखें तो इस महीने में 5 समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्णय लिया था, लेकिन अभी तो हम लोगों ने 2 ही किया है, तो 3 नहीं होने का कारण क्या है। यदि समिति को लगता है कि कोई कार्य गुणवत्ता के मानकों के आधार पर नहीं हो रहा है, उस स्थिति में समिति के सदस्य प्रधानाध्यापक को लिखित रूप में उसे गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु आवेदन देते हैं। यदि लग रहा है किसी बच्चे को कि भाई हम लोगों ने सोचा था कि दीवार में खिड़की टूटी हुई है और टूट के लटक रही है, यहाँ पे इसको परमानेंट फिक्स कर दिया जाए जिसमें कि कोई अलग से कील कांटी नहीं निकला हो ताकि बच्चों को कोई दूसरा जोखिम नहीं हो। लेकिन यहाँ तो आधे खिड़की बनी है, इसके बाद तरह तरह के कील कांटी निकली है। तो अगर इस तरह की गुणवत्ता की समस्या है तो फिर जो विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के बच्चे हैं वो प्रधानाध्यापक को आवेदन देते हैं और आवेदन देकर के पुनः उसे दुरुस्त कराते हैं ताकि बच्चों को कोई खतरा न हो और उनके जोखिमों को कम से कम किया जा सके या शून्य किया जा सके। हर 1 साल पर योजना क्रियान्वयन की बृहद समीक्षा के बाद क्रियान्वित हो चुके मुद्दों को छोड़कर पुराने तथा नई समस्याओं के आधार पर शाला आपदा प्रबंधन योजना का पुनः निर्माण किया जाता है। अब 1 साल देख लिया आपने, 25 समस्याओं को लिया था कि हल करेंगे। उन 25 समस्याओं में से 15 समस्याएं हल हो गई, 10 बची हैं। तो इस साल की 10 और फिर जब बच्चे हजार ढंढ करेंगे और वहां पे फिर नए खतरों की पहचान करेंगे तो नए खतरे जो आएंगे 15 या 10 वो और 10 पिछले, ये दोनों 20 को जोड़ करके पुनः
विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है और विद्यालय प्रबंधन अपने विद्यालय में शाला सुरक्षा कार्यक्रम की गतिविधियों को संचालित करता रहता है और अपने यहाँ विद्यालय को एक सुरक्षित स्थल के रूप में विकसित करने हेतु लगातार प्रयास करते रहते हैं और वो विद्यालय एक किसी भी प्रकार की आपदा के लिए सुरक्षित स्थल के रूप में विकसित होता है। तो ये मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के चरण थे। अब इसके साथ साथ सुरक्षित निवार की गतिविधियों का निरंतरता के साथ क्रियान्वयन व अनुपालन, जैसे हम अभी पीछे के सत्रों में बता रहे थे कि जो 48 तरह की आपदाएं 48 सप्ताह में विभक्त किया गया है। प्रत्येक सप्ताह में किसी न किसी एक आपदा के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करें क्या न करें के बारे में जानकारी दी गई है। तो उसके अंतर्गत सुरक्षित शनिवार की गाइडलाइन के बारे में विद्यालय के सभी अध्यापकों का उन्मुखीकरण होना सुनिश्चित है। यानी सभी अध्यापक विद्यालय के मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित शनिवार की गाइडलाइन के बारे में अवश्य ही जानकारी प्राप्त करेंगे, अवश्य ही जागरूक रहेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि गाइडलाइन के आधार पे फोकल पॉइंट टीचर अपनी वार्षिक योजना तैयार करेंगे ताकि वे बच्चों खास तौर पर मित्र शिक्षकों को तैयार कर सकेंगे। यानी जो मित्र शिक्षक हैं उनको प्रत्येक सप्ताह के लिए तैयार करके रखना ताकि इस सप्ताह में कौन मित्र शिक्षक किस विषय पे बोलेंगे, यह उनकी एक योजना अपने एक साल की बननी चाहिए और उसके आधार पे फिर सभी सप्ताह में मित्र शिक्षकों के माध्यम से सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों को क्रियान्वित कराएंगे। फोकल पॉइंट टीचर विषय संबंधित पेंटिंग, ड्राइंग, क्विज, अंताक्षरी, नारा, कविता, नुक्कड़ नाटक आदि तैयार करा सकते हैं, जो कि बहु आपदाओं से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें, जिसके माध्यम से बच्चे विद्यालय परिवार को जागरूक कर सके। तो ये काम भी फोकल पॉइंट टीचर कर सकते हैं। अब जो मित्र शिक्षक हैं सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के आधार पे अपनी योजना बनाएंगे। हम साल में कितने सप्ताह में किस विषय पे बच्चों को जागरूक करने वाले हैं। तो या मित्र शिक्षक जिनको कह रहे हैं सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के आधार पे अपनी खुद की योजना बनाएंगे ताकि साल में 48 सप्ताह है तो एक जो मित्र शिक्षक है वो कितने सप्ताह में किन विषयों पे प्रशिक्षण देंगे, वो उनके पास एक योजना होनी चाहिए ताकि वो अपनी योजना के हिसाब से अपनी तैयारी कर सके और फिर उस तैयारी के आधार पे बच्चों को सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों को बता सके। इसी प्रकार उसी योजना के आधार पर हर शनिवार को मित्र शिक्षकों के द्वारा संबंधित विषयों के बारे में विद्यालय के सभी बच्चों को जागरूक करना है। तो यह काम मित्र शिक्षक का हो गया। फोकल पॉइंट टीचर और मित्र शिक्षक यह दोनों मिलकर के सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों को वार्षिक सारणी के आधार पे सभी बच्चों के बीच में लेकर के जाएंगे और सभी बच्चों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो यह पूरे मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाने वाली गतिविधियां हैं, इसके अंतर्गत की सभी विद्यालय अपने अपने विद्यालयों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित कराएंगे और अपने विद्यालय को बहु आपदाओं से सुरक्षित बनाएंगे, बहु आपदाओं के जोखिमों से सुरक्षित बनाएंगे ताकि इनके विद्यालय में बच्चे व विद्यालय परिवार सभी किसी भी प्रकार की आपदा में सुरक्षित हो सके, सुरक्षित रह सके। धन्यवाद जी। तो राहुल जी, हेलो, उन्होंने अपने विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाया है।
वहाँ के बच्चे भूकंप से बचाव के लिए नियमित अभ्यास करते हैं। झुको ढको पकड़ो का अभ्यास ये नियमित करते हैं और सभी बच्चों को सिखाते हैं। वहाँ के जो फोकल पॉइंट टीचर हैं वो प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी आपदा के बारे में बच्चों की तैयारियां करवाते हैं और जो मित्र शिक्षक हैं, मित्र शिक्षक के माध्यम से सभी बच्चों जागरूकता की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। और ये बच्चे अपने ही विद्यालय में नहीं बल्कि अपने आसपास के विद्यालयों में भी जाकर के दूसरे बच्चों को भी मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों का क्रियान्वयन कराने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और उन विद्यालयों में भी बच्चों की क्षमता का वर्धन कर रहे हैं कि पूरे जो इनके उस प्रखंड के विद्यालय, वो विद्यालय किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षित हो सके और उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक बनते हैं, वो भी किसी भी प्रकार की आपदा से अपने आप को सुरक्षित कर सके और विद्यालय एक बहु आपदाओं के दृष्टिकोण से भी सुरक्षित स्थल के रूप में विकसित हो सके। बच्चे अपने घर से विद्यालय और विद्यालय से घर तक सुरक्षित सके, यह सुनिश्चित करने के लिए जो विद्यालय हैं लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके सभी विद्यालय बहु आपदाओं के दृष्टिकोण से काफी सुरक्षित होंगे और जो जोखिम होगा वो न्यूनतम होगा, नहीं तो शून्य जोखिम होगा उन विद्यालयों में। और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम बनके पूरे विद्यालय, पूरे छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल साबित होगा। तो आप सभी प्रतिभागियों ने काफी धैर्य से इस पूरे सत्र को सुना है और समझा है। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और अपने विद्यालय में मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम को अवश्य ही सफलतापूर्वक और गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वित करने में सफल होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। और मैं जी राहुल जी की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ और हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आशा करता हूँ ऐसी ट्रेनिंग और आगे करते रहेंगे जो कि फिजिकल फॉर्म में होगी, ना कि ऑनलाइन हो। और जी राहुल जी आपको भी धन्यवाद। और खासतौर से जो अमित सर हैं, विशाल सर हैं यूनिसेफ के, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छा मैं यही मौका कहना चाहूँगा के लिए स्पेशली बहुत धन्यवाद। जी सर। जी बढ़िया। आप सभी ने हम लोग के लिए एक नया मौका प्रदान किया है ताकि हम कुछ और सीख सकें, तो बहुत अच्छा लगा हमें। और इसमें भी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर के भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो इस सुनहरे अवसर के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं जिला प्रशासन, सारे जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे एपीसी और डीएमसी को जिन्होंने बहुत समर्थन दिया, और सारे डीईओस को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्टेट ऑफिस को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। किसी भी तरह का सुझाव हो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, और हम कमेंट का आंसर आपको बिल्कुल त्वरित रूप से देंगे, और हमारे जो ट्रेनर हैं संबंधित वो इस कमेंट को ज़रूर जवाब देंगे। ये वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और सारे लोग इसकी ट्रेनिंग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।